Hello, friends, and welcome to the Exams Made Simple. We are back again with UPSC 2023 course, and this is lecture 3 of Science and Technology. सबसे पहले जो आज हम बात करेंगे टॉपिक की वो है पूरा आपका डाइजेस्टिव सिस्टम. सो व्हाट इज़ डाइजेशन एंड व्हाट इज़ एब्जॉर्प्शन. आप सबको पता है कि बायोमोलिक्यूल्स, बायो मैक्रो मॉलिक्यूल्स, जैसे कि हमने कल बात की थी, जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं इन द फूड, दे कैन नॉट बी यूटिलाइज्ड बाय आवर बॉडी इन देयर ओरिजिनल फॉर्म. वो ओरिजिनल फॉर्म में यूज़ नहीं होते. दे हैव टू बी फर्दर ब्रोकन डाउन एंड कन्वर्टेड इनटू सिंपल सब्सटेंसेस इन द डाइजेस्टिव सिस्टम. ठीक है ना. तो डाइजेस्टिव सिस्टम वो सिस्टम है जिसमें कॉम्प्लेक्स प्रोसेसेस होती हैं फॉर कन्वर्जन ऑफ फूड सब्सटेंसेस इनटू सिंपल एब्जॉर्बेबल फॉर्म्स, एंड ये पूरी प्रोसेस है वो डाइजेशन कहलाती है. उसके बाद जो एनर्जी मिलती है जब हमारे ब्लड स्ट्रीम के साथ मिल करके हमारे बॉडी में अलग अलग फंक्शंस के लिए यूज़ होती है तो उसके एब्जॉर्प्शन बोलते हैं. ठीक है ना. ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है उसमें एलिमेंट्री कैनाल और एसोसिएटेड ग्लैंड्स होते हैं. एलिमेंट्री कैनाल क्या होती है? तो एलिमेंट्री कैनाल एक पूरा सिस्टम है जो कि स्टार्ट होता है विद द माउथ एंड इट ओपन्स आउट पोस्टीरियरली थ्रू द एनस. द एलिमेंट्री कैनाल बिगिंस विद एन एंटीरियर ओपनिंग विच इज़ अ माउथ एंड ओपन्स इनटू पोस्टीरियर ओपनिंग दैट इज़ एन एनस. माउथ लीड्स टू द बकल कैविटी और द ओरल कैविटी जो हमारे फेस में होती है. इसके अलावा द ओरल कैविटी हैज़ अ नंबर ऑफ टीथ एंड मस्कुलर टंग. ईच टूथ इज एम्बेडेड इन द सॉकेट ऑफ जॉ बोन एंड दिस टाइप ऑफ अटैचमेंट इज कॉल्ड थीकोडोंट. याद रखिएगा, द ओरल कैविटी होती है, उसमें टीथ्स होते हैं, मस्कुलर टंग होती है. जो टूथ होते हैं वो एम्बेडेड होते हैं सॉकेट ऑफ जॉ बोन में, जॉ बोन के सॉकेट में एम्बेडेड रहते हैं. ये पूरा अटैचमेंट थीकोडोंट कहलाता है. Majority of the mammals, including human beings, form two set of teeth during their life, which is a temporary or milk or deciduous teeth, which are replaced by a set of permanent or adult teeth. And this type of dentition is called diphyodont. याद रखिएगा, diphyodont. तो थीकोडोंट और डाइफियोडोंट दोनों मैंने आपको बता दिए. यहाँ पे एक डायग्राम है जो कि हमारे पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम का है. उसमें सबसे पहले आपको ऊपर ओरल कैविटी दिख रहा होगा, पैरोटिड ग्लैंड दिख रहा होगा जो हमारे फेस में होता है, मतलब मुंह के अंदर होता है, माउथ वाले पार्ट में होता है पैरोटिड ग्लैंड. देन माउथ होता है. इसके अलावा फिर उसका फेरिंग्स है, ईसोफेगस है, लिवर है, स्टमक है, पैनक्रियाज आपको दिख रहा होगा, डिओडेनम आपको दिख रहा होगा. फिर उसके बाद आपको ये कोलोन का पार्ट दिख रहा होगा, जेजुनम दिख रहा होगा, सिग्मोइड कोलोन, रेक्टम लास्ट में, सीकम इधर है ना. ये बीच वाला जो होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है एंड ये लार्ज इंटेस्टाइन होता है. ठीक है. तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल. ये आपको सारे पार्ट्स पता होंगे. आगे बढ़ते हैं. द हार्ड च्यूइंग सरफेस ऑफ द टीथ इज मेड अप ऑफ एनामल. जो हमारे टीथ में हार्ड सरफेस होता है, जो हार्डनेस होती है टीथ की, वो बिकॉज ऑफ द एक बहुत ही हार्ड मटेरियल होता है जिसको इनामल बोलते हैं, विच हेल्प्स इन द मैस्टिफिकेशन ऑफ द फूड. मैस्टिकेशन यानी जो उसका चबाया जाना है वो मेक श्योर करता है. तो मास्टिकेशन, ठीक है ना, बिकॉज ऑफ द हार्ड सरफेस जो इनामल होता है. टंग आपको बताया एक फ्रीली मूवेबल मस्कुलर ऑर्गन है विच इज अटैच्ड टू द फ्लोर ऑफ द ओरल कैविटी बाय द फ्रेन्यूलम. याद रखिएगा, जो टंग है वो मूवेबल मस्कुलर ऑर्गन है, अटैच्ड रहती है फ्लोर ऑफ द ओरल कैविटी के फ्लोर से अटैच रहती है बाय फ्रेन्यूलम. याद रखिएगा. एंड द अपर सर्फेस ऑफ द टंग हैज़ अ स्मॉल प्रोजेक्शन कॉल्ड पैपिले. जो अपर सरफेस होता है टंग का उसमें स्मॉल प्रोजेक्शंस होते हैं जिनको पैपिले बोलते हैं, एंड सम ऑफ विच बियर टेस्ट बर्ड्स एज वेल. ठीक है ना. तो जो अपर सरफेस होता है टंग का उसमें पैपिले होते हैं एंड टेस्ट बर्ड्स वहीं होती है. ओरल कैविटी लीड्स इनटू अ शॉर्ट फेरिंग्स विच सर्व्स एज कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर. जो हमारा फेरिंग्स है वो कॉमन है, फूड भी वहीं से निकलता है, एयर भी वहीं से निकलता है. इट इज द कॉमन पैसेज ऑफ दैट. ओरल कैविटी से फेरिंग्स तक जाते हैं. ईसोफेगस एंड द ट्रैकिया ओपन इनटू द फेरिंग. जो ईसोफेगस है, जो फूड पाइप जिसको हम जहाँ से फूड जाता है, एंड ट्रैकिया जो कि हमारा एयर वाला पार्ट है, विंड पाइप है, वो दोनों ओपन होती हैं फेरिंग्स में. इसके अलावा एक कार्टिलेजिनस फ्लैप होता है विच इज नोन एज द एपीग्लॉटिस. इट प्रिवेंट्स द एंट्री ऑफ फूड इनटू द ग्लॉटिस. मतलब कि जो विंड पाइप है उसमें खाना ना चला जाए, इसको रोकने का काम किसका है? एपीग्लॉटिस. याद रखिएगा, एपीग्लॉटिस इज एक्चुअली द कार्टिलेजिनस फ्लैप विच प्रिवेंट्स द एंट्री ऑफ फूड इनटू द ग्लॉटिस. ठीक है ना. तो swallowing के टाइम पे फूड फिर इस विंड पाइप में चला जाए. The stomach, which is located in the upper left portion of the abdominal cavity, has 4 major parts. जो स्टमक होता है उसके 4 मेजर पार्ट होते हैं. एक तो कार्डियक पोर्शन होता है जिसमें ईसोफेगस ओपन होता है, फिर एक फंडिक रीजन होता है, फिर एक द बॉडी होती है विच इज़ द मेन सेंट्रल रीजन, फिर एक पाइलोरिक पोर्शन होता है विच ओपन्स इन द स्मॉल इंटेस्टाइन. ठीक है ना. तो ये 4 पार्ट होते हैं. कौन कौन से हमने देख लिए? पहला है कार्डियक पोर्शन ईसोफेगस से,
फंडिक रीजन, फिर उसके बाद मेन बॉडी एंड देन पाइलोरिक रीजन, ठीक है ना। तो ये आप याद रखिएगा। स्मॉलेस्ट इंटेस्टाइन जो होती है इट इज़ डिस्टिंग्विशेबल इनटू 3 रीजन्स। एक तो सी शेप्ड ड्यूडेनम होता है, पूरे स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 रीजन्स है, एक तो ड्यूडेनम है सी शेप्ड, फिर उसके बाद एक लॉन्ग कॉइल्ड मिडिल पोर्शन होता है जिसको जेजुनम बोलते हैं, एंड अ हाईली कॉइल्ड इलियम। याद रखिएगा स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट है, एक तो कौन कौन से हैं, पहला सी शेप्ड ड्यूडेनम है, देन लॉन्ग कॉइल्ड मिडिल पोर्शन है जेजुनम, एंड हाईली कॉइल्ड पार्ट इलियम। ओपनिंग ऑफ द स्टमक इनटू द ड्यूडेनम इज गाइडेड बाय द पाइलोरिक स्फिंक्टर। याद रखेगा जो ओपनिंग है स्टमक की ड्यूडेनम में वो गाइडेड रहती है बाय पाइलोरिक स्फिंक्टर, एंड इलियम ओपन्स इनटू द लार्ज इंटेस्टाइन। कौन सा पार्ट है जो ओपन होता है लार्ज इंटेस्टाइन में स्मॉल इंटेस्टाइन का, तो वो है इलियम पार्ट, ठीक है ना। लार्ज इंटेस्टाइन में 3 पार्ट होते हैं, सीकम, कोलन एंड रेक्टम। सीकम, कोलम एंड रेक्टम, ये 3 पार्ट होते हैं किसके, लार्ज इंटेस्टाइन के। सीकम एक स्मॉल ब्लाइंड सैक है जो कि सिम्बायोटिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं सीकम में। तो अगर कभी आपसे पूछे कि किस पार्ट में सिम्बायोटिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं तो सीकम वाले पार्ट में होते हैं। फिर इसके अलावा एक याद रखिएगा सीकम ओपन्स इनटू द कोलॉन। सीकम जो है कोलॉन में ओपन करता है। कोलॉन के फिर 4 पार्ट हैं, असेंडिंग, ट्रांसवर्स, डिसेंडिंग पार्ट एंड सिग्मोइड कोलॉन। ये सारे पार्ट होते हैं अलग अलग, ठीक है ना। एंड जो आपका डिसेंडिंग पार्ट है ये रेक्टम में ओपन होता है एंड इट ओपन्स थ्रू द एनस। अब हम बात करते हैं डाइजेस्टिव ग्लैंड्स की। तो डाइजेस्टिव ग्लैंड जो है दे आर एसोसिएटेड विद द एलिमेंट्री कैनाल एंड इंक्लूड द सलाइवरी ग्लैंड्स। तो डाइजेस्टिव ग्लैंड जो है दे आर एसोसिएटेड विद एलिमेंट्री कैनाल, और इसके अंदर आता है सलाइवरी ग्लैंड, लिवर और पैनक्रियास। सलाइवरी ग्लैंड, लिवर और पैनक्रियास। सलाइवरी ग्लैंड या सलाइवा जो है वो आपके माउथ से रिलेटेड होता है ना। इट इज मेनली प्रोड्यूस्ड बाय 3 पेयर्स ऑफ सलाइवरी ग्लैंड। जो सलाइवा होता है जो आपके मुंह में निकलता है उसमें एक पैरोटिड यानी कि चीक्स होते हैं, सब मैक्सिलरी या सब मैंडिबुलर होता है जिसमें लोअर जॉ होता है, और सब लिंगुअल्स जिसमें बिलो द टंग रीजन होता है। तो दीज ग्लैंड्स situated just outside the buccal cavity secrete salivary juices into the buccal cavity। तो यहाँ से salivary juices या salivary amylase जिसको हम बोलते हैं वो निकलता है। सबसे बड़ा ग्लैंड जो होता है बॉडी का वो लिवर होता है। लिवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी। 1.2 to 1.5 kg का वेट होता है एडल्ट ह्यूमन में। एंड लिवर का इट इज सिचुएटेड इन द एब्डोमिनल कैविटी जस्ट बिलो द डायफ्राम एंड हैज 2 लोब्स, ठीक है ना। इसमें हेपेटिक लोब्यूल्स होते हैं विच आर द फंक्शनल यूनिट्स ऑफ लिवर। लिवर की जो फंक्शनल यूनिट है वो है हेपेटिक लोब्यूल्स, ठीक है ना। हेपेटिक लोब्यूल्स होते हैं। बाइल इज सिक्रेटेड बाय द हेपेटिक सेल्स। यहाँ जो बाइल जूस निकलता है लिवर से वो हेपेटिक डक्ट से ही निकलता है, और ये जा करके स्टोर होता है मस्कुलर सैक में जिसको हम गाल ब्लैडर बोलते हैं। फूड का डाइजेशन जो है वो शुरू हो जाता है ईसोफेगस से, माउथ से ही शुरू हो जाता है जब उसका मास्टिकेशन होता है। मास्टिकेशन मतलब उसको च्यू करते हैं जब आप, है ना, फिर स्वेलो करते हैं, फिर वो टीथ टंग के पुश के थ्रू वो फिर ईसोफेगस से आगे बढ़ता है और फिर नीचे तक जाता है ना। सलाइवा में जो म्यूकस होता है वो हेल्प करता है इन लुब्रेटिंग एंड अडहेरिंग द मास्टिकेटेड फूड पार्टिकल्स इनटू अ बोलस। तो जब मुंह में आपके खाना रहता है और आप उसको च्यू करते हो तो जो उसका मास्टिकेशन होता है उसके बाद जो पार्टिकल्स बनते हैं जो उसका उसको बोलस बोलते हैं ना। बोलस है ना, सलाइवरी अमाइलेज या इन सब से मिल करके। फिर बोलस जो होता है वो फेरिंग्स के माध्यम से ईसोफेगस में जाता है बाय स्वेलोइंग के माध्यम से घुटकते हैं जब आप, है ना, घुटकने के बाद वो नीचे जाता है। एंड द बोलस फर्दर पासेस डाउन थ्रू द ईसोफेगस बाय सक्सेसिव वेव्स ऑफ मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शंस कॉल्ड पेरिस्टाल्सिस। तो बोलस जो है धीरे धीरे, जैसे ये आपका मान लो सपोज करो ये आपका ईसोफेगस रहा होगा, ये माउथ के बाद ये ईसोफेगस, अब ये पूरा इसके नीचे कैसे जाएगा, इसमें सब्सिक्वेंट सक्सेसिव कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं जिसको पेरिस्टाल्सिस बोलते हैं। जो प्रोसेस है वो कौन सी कहलाती है, पेरिस्टाल्सिस, ठीक है। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज, इसको याद रखेगा। इसके अलावा जो फूड है दैट इज मिक्स्ड, जब वो नीचे आता है तो फिर वो किससे जाके मिक्स होता है, एसिडिक गैस्ट्रिक जूसेस से मिक्स होता है स्टमक में जा करके, और जब वो स्टमक में मिलता है गैस्ट्रिक जूसेस तो कन्वर्ट होता है चाइम में, ठीक है ना। तो याद रखिएगा अगर आपसे बोलस और चाइम में डिफरेंस पूछे तो बोलस है मास्टिकेटेड फूड जो ईसोफेगस से नीचे होता है, और जब वो जा करके एसिडिक गैस्ट्रिक जूसेस से मिल जाता है तो वो चाइम बना लेता है, दैट इज नोन एज चाइम। डाइजेशन शुरू हो जाता है माउथ में,
है ना, टीथ च्यू करते हैं, माउथ में डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं, सलाइवा टंग मिक्स करती है फूड को विद द सलाइवा, सलाइवा मॉइस्चन करता है, सॉफ्टन करता है, फिर ये फेरिंग्स के माध्यम से ईसोफेगस में जाता है। ईसोफेगस एक ट्यूब है जहाँ से पेरिस्टाल्सिस के माध्यम से खाना नीचे जाता है। स्टमक मैंने आपको बता दिया, स्टमक के वॉल्स में ग्लैंड्स होते हैं जो कि डाइजेस्टिव जूसेस निकालते हैं। ये जूसेस बेसिकली दे आर द सब्सटेंसेज, इनके अंदर एंजाइम्स होते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। एंजाइम्स बेसिकली ब्रेक डाउन अदर मॉलिक्यूल्स, दे हेल्प इन प्रोड्यूसिंग केमिकल चेंजेस इन द बॉडी, है ना, ये सारी चीज़ें हैं। फिर स्टमक चर्न करता है फूड को इनटू अ थिक लिक्विड कॉल्ड चाइम, जैसे मैंने आपको बताया थिक लिक्विड चाइम में कन्वर्ट करता है स्टमक में। एंड द प्रोसेस एक बार में तो नहीं होती, धीरे धीरे होता रहता है। फिर इसके बाद अलग अलग जगह पे स्टार्च एंड शुगर आर डाइजेस्टेड एट डिफरेंट प्लेसेस बेसिकली, है ना। स्टमक में फिर स्टार्च एंड शुगर का डाइजेशन होता है एंड दे रिमेन इन द स्टमक ओनली फॉर कपल ऑफ आवर्स। प्रोटीन रिमेन फॉर 3 to 5 आवर्स, फैट में रिमेन इन द स्टमक इवन लॉन्गर, है ना। तो ये अलग अलग टाइम पे रहता है। स्टमक के बाद पेरिस्टाल्सिस के ही कारण ही पुश होता है चाइम इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन। फिर चाइम जो है वो कहाँ चला जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में चला जाता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में जाने के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन जो होता है 22 से 25 फीट की लेंथ होती है। इट इज़ द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम, है ना। स्मॉल इंटेस्टाइन में खाना फिर रहता है कुछ देर तक, ये भी आप याद रखिएगा। इसके अलावा 2 लार्ज ग्लैंड्स द लिवर एंड द पैनक्रियाज आर कनेक्टेड टू द स्मॉल इंटेस्टाइन, है ना। 2 लार्ज ग्लैंड्स रहते हैं यहाँ पे, 2 लार्ज ग्लैंड्स लिवर एंड पैनक्रियाज, ठीक है ना। जैसा कि मैंने आपको बताया कि लिवर एंड पैनक्रियाज जो रहता है वो आपके कनेक्टेड रहते हैं टू द स्मॉल इंटेस्टाइन बाय डक्ट और ट्यूब्स, ठीक है ना। एंड द ग्लैंड्स सेंड डाइजेस्टिव जूसेस टू द स्मॉल इंटेस्टाइन थ्रू दीज डक्ट्स। फिर वो ग्लैंड्स के थ्रू ही स्टमक से जो डाइजेस्टिव जूसेस हैं वो जाते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में भी। अब पैनक्रियाज से जैसे आपको पता है इंसुलिन होता है, बाइल जूस आपका लिवर से निकलता है। बाइल स्टोर कहाँ होता है, गाल ब्लैडर में स्टोर होता है एंड ये सारा फिर फूड में जाता है, उसको अलग अलग तरीके से ब्रेक करने की कोशिश करता है, ठीक है ना। एंड फिर यही प्रोसेस है आपकी डाइजेशन की। जो सब्सटेंसेज लाइक प्लांट फाइबर्स होते हैं, जैसे प्लांट फाइबर्स जो होते हैं दे कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन, है ना। प्लांट फाइबर्स कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन, सो देयरफॉर दीज सब्सटेंसेज पास थ्रू स्मॉल इंटेस्टाइन इनटू द लार्ज इंटेस्टाइन और कोलन। फिर यहाँ से ये पास होते हैं लार्ज इंटेस्टाइन में या कोलन में। द लार्ज इंटेस्टाइन इज मच शॉर्टर एंड वाइडर दैन द स्मॉल इंटेस्टाइन। तो लार्ज इंटेस्टाइन जो होता है वो ज़्यादा छोटी होती है एंड वाइडर होती है दैन द स्मॉल इंटेस्टाइन। एंड द वेस्ट मटेरियल स्लोली मूव्स थ्रू द कोलन, फिर वेस्ट मटेरियल कोलन से मूव करता है ना। पहला जो सेक्शन है कोलन का वो एब्जॉर्व करता है फ्लूइड्स एंड सॉल्ट को, सेकंड सेक्शन रिमूव करता है वाटर को एंड दिस प्रोसेस टर्न्स द वेस्ट मटेरियल फ्रॉम लिक्विड टू सॉलिड। तो कोलन में ये सारी चीज़ें होती हैं। द लास्ट सेक्शन ऑफ कोलन इज द होल्डिंग एरिया फॉर द वेस्ट, फ्रॉम देयर द वेस्ट पासेज आउट फ्रॉम द बॉडी थ्रू एनस, ठीक है ना। And the colon contains a large number of bacteria as well that help in digestion and digesting the remaining food, and they also produce folic acid. Folic acid भी निकलता है which prevents anemia, है ना। तो यहाँ कोलन में ही जो बैक्टीरिया रहते हैं जो कि आपके फिर फॉलिक एसिड प्रोड्यूस करते हैं which prevents anemia, and they also help the body in absorbing certain vitamins and all, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं। आप देखिए कहाँ है, माउथ में क्या हो रहा है, सर्टेन ड्रग्स कम इन कॉन्टैक्ट विद म्यूकोसा फूड एंड लोअर साइड ऑफ द टंग आर एब्जॉर्ब्ड इनटू द ब्लड कैपिलरीज लाइनिंग देम। स्टमक में एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, सिंपल शुगर, एल्कोहल टेक्स प्लेस। अगर आपसे पूछा कि एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, सिंपल शुगर या एल्कोहल कहाँ पे होता है, तो स्टमक में होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है, द डाइजेशन इज कंप्लीटेड हेयर इन द स्मॉल इंटेस्टाइन एंड फाइनल प्रोडक्ट्स ऑफ डाइजेशन सच एज ग्लूकोज, फ्रक्टोज, फैटी एसिड, ग्लाइसरॉल, अमीनो एसिड, दे आर एब्जॉर्ब्ड थ्रू द म्यूकोसा इनटू द ब्लड स्ट्रीम एंड लिम्फ। लार्ज इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड सम मिनरल्स एंड ड्रग्स टेक्स प्लेस, ठीक है ना। डाइजेस्टिव सिस्टम के डिसऑर्डर्स में आपको बता दूं, डाइजेस्टिव सिस्टम्स के डिसऑर्डर्स में जॉन्डिस आता है, liver is affected, skin and eyes turns yellow due to deposit of bile pigments, vomiting एक अपने आप में डिसऑर्डर है, डाइजेस्टिव डिसऑर्डर ही है ना। इट इज़ द इजेक्शन ऑफ स्टमक कंटेंट्स थ्रू द माउथ एंड द रिफ्लेक्स एक्शन इज कन्वर्टेड बाय द वॉमिट सेंटर इन द मेड्यूला। मेड्यूला में होता है आपका रिफ्लेक्स एक्शन, उसका वॉमिट कंट्रोल करने का, है ना। नौसिया जो होती है वो वॉमिट के पहले होती है, नौशिया। डायरिया जो है एबनॉर्मल फ्रीक्वेंसी ऑफ बाउल मूवमेंट्स, बेसिकली इंक्रीज liquidity in of the fecal discharge is diarrhea. It also reduces the absorption of food. Constipation मतलब जब fecal are retained within the colon and the bowel movements occur irregularly. अगर आपको नहीं bowel movements आपकी हो रही है तो फिर वो आपका irregular में आएगा और constipation कहलाएगा, है ना। तो ये सारी चीज़ें जो हैं they are all basically disorders. अभी what is PEM?
PEM इज बेसिकली प्रोटीन एनर्जी मैल न्यूट्रिशन, याद रखिएगा, प्रोटीन एनर्जी मैल न्यूट्रिशन। दो डिसीजेज है जो कि प्रोटीन की कमी से होती है, एक होती है क्वाशियोरकर और दूसरी होती है मरासमस, ठीक है ना, क्वाशियोरकर एंड मरासमस, दीज आर द टू डिसीजेज। PEM बेसिकली अफेक्ट्स इन्फेंट्स एंड चिल्ड्रंस, एंड यहाँ पे मरासमस एंड क्वाशियोरकर हो गया। मरासमस इज प्रोड्यूस्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन्स एंड कैलोरीज, प्रोटीन एंड एनर्जी की दोनों की डेफिशिएंसी जो होती है वो मरासमस होती है, और इट इज़ फाउंड इन इन्फेंट्स लेस देन 1 year in age if mother's milk is replaced too early by other foods which are poor in protein and caloric value। तो ये होता है। क्वाशियोरकर इज प्रोड्यूस्ड बाय द प्रोटीन डेफिशिएंसी अनअकम्पनीड बाय द कैलोरी डेफिशिएंसी, मतलब जब सिर्फ प्रोटीन डेफिशिएंसी है तो क्वाशियोरकर, और प्रोटीन प्लस कैलोरी डेफिशिएंसी, एनर्जी की भी डेफिशिएंसी है तो आपका मरासमस। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट, ये दोनों में डिफरेंस हो गया। अब ये 3 क्वेश्चन आपके, 2 क्वेश्चन आपकी प्रैक्टिस के लिए मैंने लिखे हैं, बहुत ही आसान सवाल है, इसमें कुछ नहीं है, कौन सा कहाँ निकलता है, जैसे गैस्ट्रिक जूसेस में क्या क्या होता है, तो यहाँ पे कुछ नाम लिखा है, ठीक है ना, तो गैस्ट्रिक जूस में क्या क्या होता है तो मैं आपको आंसर बताता हूँ। गैस्ट्रिक जूस में होता है आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड, गैस्ट्रिक जूसेस में होता है आपका लाइपेज होता है, गैस्ट्रिक जूस में आपका पेप्सिन होता है, याद रखिएगा, पेप्सिन होता है, लाइपेज होता है। तो इसमें एक ही ऑप्शन है जिसमें पेप्सिन और लाइपेज एक साथ है ना, तो ये है आपका ए इज़ द आंसर। इसमें पेप्सिन लाइपेज और रेनिन होता है, ठीक है ना, याद रखिएगा, रेनिन भी याद रखिएगा, तो पेप्सिन लाइपेज एंड लेनिन, ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। अब दूसरा नाम जो है वो है सक्कस एंट्रिकस, ठीक है ना, सक्कस एंट्रिकस क्या होता है, इट इज़ द नेम गिवन टू व्हाट, तो इसका सही आंसर है इंटेस्टिनल जूसेस को, याद रखिएगा। सक्कस एंट्रिकस का मतलब होता है इट इज़ एन एसिडिक सक्रीशन विच इज़ प्रोड्यूस्ड बाय द ग्लैंड इन द ड्यूडेनम वॉल दैट कंटेन्स द वाटर, ठीक है ना, तो ये आपको याद रखना है। सक्कस एंट्रिकस क्या है, इट इज़ द इंटेस्टिनल जूसेस, एंड ये ड्यूडेनम वाले पार्ट से ये निकलता है, ठीक है ना, तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। इंटेस्टिनल जूस बोलते हैं इसको, ठीक है, इसको आप याद रखिएगा। सलाइवरी ग्लैंड का मैंने आपको पैरोटिड ऑलरेडी बता दिया था। फैट का डाइजेशन जो होता है वो आपका, तो फैट का जो आपका डाइजेशन होता है वो कहाँ पर मेनली होता है, मेनली तो वो स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, लेकिन होता किस कारण है, बाइल के कारण, याद रखिएगा, बाइल जूसेस या बाइल जूसेस के कारण होता है आपके फैट का जो डाइजेशन होता है। ऐसे कहीं पूछ सकता है कि प्रोटीन का डाइजेशन कहाँ से स्टार्ट होता है, तो स्टमक से स्टार्ट हो जाता है, प्रोटीन का डाइजेशन स्टमक से स्टार्ट होता है। माउथ लिख देगा तो माउथ गलत हो जाएगा, ठीक है ना। अब अगला जो सिस्टम हम देखेंगे बॉडी का वो है रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो पहले ये डायग्राम देख लीजिए आप लोग। डायग्राम में मैंने आपको वहाँ पे बक्कल कैविटी, उस समय जब माउथ की बात की थी तब वो सब की थी। अब यहाँ पे चूँकि हम रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करते हैं तो नाक वाला जो पार्ट है वो आपका नेजल कैविटी होती है, इसलिए जो ये वाली बोन होती है इसको नेसल बोन बोलते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये आपका नेसल कैविटी हो गया। फिर यहाँ के बाद ये फेरिंग्स कॉमन पार्ट था, मैंने आपको बताया था फेरिंग्स कॉमन पार्ट है जहाँ पे फूड और विंड दोनों निकलती है। फिर उसके बाद मैंने आपको बताया था कि एक फ्लैप है जो कि फूड को विंड पाइप में जाने से रोकता है, वो एपिग्लॉटिस हो गया। और अब हम स्टार्ट कर देते हैं फिर आपका जो रेस्पिरेटरी सिस्टम के पार्ट है जिसमें लैरिंग्स आपका आता है, लैरिंग्स एक हो गया। इसके बाद ट्रैकिया आ गया, ट्रैकिया फिर यहाँ पे दो उसमें अलग अलग उसमें ब्रांच हो जाता है। एंड ट्रैकिया के बाद आपके जो ये आपका ब्रोंकस है, ब्रोंकस के बाद आपके दो जो उसमें लंग्स हैं, लेफ्ट लंग राइट लंग, और नीचे आपका डायाफ्राम है, ठीक है। दिस इज़ द डायाफ्राम वाला पोर्शन, ये कॉन्ट्रैक्ट या एक्सपैंड होता रहता है, ठीक है ना, अलग अलग टाइम पे। तो यहाँ पे याद रखिएगा दिस इज़ द थिंग विच इज़ देयर, है ना। और उसकी जो कवरिंग है इस तरह से लंग्स की वो आपका प्लूरा कहलाती है, तो इसको आप याद रख सकते हैं, ठीक है ना। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दिस डायग्राम। अब आगे बढ़ता हम एक करके देखते हैं। तो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम जो होते हैं उसमें सेवरल पार्ट्स हैं, नेसल कैविटी हो गया, थ्रोट हो गया, वॉइस बॉक्स हो गया, विंड पाइप, ब्रोंकाई, लंग्स। तो एयर इंटर करती है सिस्टम को थ्रू नोज से इंटर करती है। फिर उसके बाद मूव करती है नेसल कैविटी में, हैलो स्पेस बिहाइंड द नोज जो नेजल कैविटी कहलाती है, नोज के पीछे का जो हैलो स्पेस होता है। फिर एयर इंटर करती है बेसिकली ऑल्सो इंटर्स थ्रू माउथ। एंड ये दोनों जो माउथ से इंटर कर रही है, जो नाक से इंटर कर रही है, मिलती कहाँ पर है, ये मिलती है फेरिंग्स में, ठीक है ना, फेरिंग्स पे आकर के मिलती हैं।
फेरिंग्स से बेसिकली दो पासवे नीचे जाते हैं, एक तो फूड के लिए है, दूसरा एयर के लिए है, और एपिग्लॉटिस के कारण ये बंद रहता है, ठीक है ना। एपिग्लॉटिस जो है वहाँ से फिर ये विंड पाइप में आता है, विंड पाइप को ही ट्रैकिया बोलते हैं, विंड पाइप इज ऑल्सो नोन एज द ट्रैकिया। फिर ट्रैकिया सेपरेट होती है टू मेन ब्रांचेज में, जिसको ब्रोंकाई बोलते हैं। एक लंग्स के लिए एक ब्रोंकाई है विद इन द लंग्स, एंड द ब्रोंकाई आर डिवाइडेड इनटू स्मॉलर एंड स्मॉलर ब्रांचेस, इनको ब्रोंकियोल्स बोलते हैं। अलग अलग छोटी छोटी ब्रांचेस में डिवाइडेड रहते हैं, एंड ब्रांचेस एंड विद टाइनी एयर सैक्स कॉल्ड एल्वियोलाई। जो ब्रांचेस हैं, जो नीचे नीचे ब्रोंकाई से निकल रही ब्रांचेस हैं ब्रोंकियोल्स, और उनके नीचे भी एयर सैक्स होते हैं जिनको एल्वियोलाई बोलते हैं। एल्वियोलाइज आर बेसिकली, एल्वियोलाई में ही टाइनी ब्लड वेसल्स होती हैं, कैपिलरीज होती हैं, जो कि कैरी करने का काम करती हैं, ठीक है ना। तो आप ये याद रखिएगा, मेन जो फंक्शन है एल्वियोलाई का, द एल्वियोलाई आर द पार्ट वेयर द लंग्स एंड द ब्लड एक्सचेंज ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ ब्रीदिंग एंड ब्रीदिंग आउट हैपेंस। तो एल्वियोलाई में ही वो ब्लड एक्सचेंज होता है, क्योंकि उसी में ही सैक रहता है, एयर सैक रहता है। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, इट इज द एंड पॉइंट बेसिकली, है ना। ये ब्रीदिंग साइकिल है, मैंने आपको जो बता दिया वही सिंपल सी चीज़ है, जो चीज़ मैंने आपको बताई है। आप देख सकते हैं ब्रेन कंट्रोल करता है ब्रीदिंग को, ये डायफ्राम को बताता है, जो कि एक मसल के मतलब एक नर्व के थ्रू बताता है बेसिकली, विच इज़ लोकेटेड देयर। एंड डायफ्राम क्या है, एक मसल है जो कि लंग्स के बेस में रहती है, मूव करती है अप एंड डाउन। ब्रेन इसको बोलता है कब ऊपर जाना है, कब नीचे आना है, उसी के एक्शन के थ्रू ब्रीदिंग होती है। तो ब्रीदिंग इज एक्चुअली कंट्रोल्ड बाय ब्रेन, है ना। एंड डायफ्राम जब डाउन मूव करता है तो रिब्स बेसिकली दे मूव आउट, एंड द चेस्ट एरिया ग्रोज लार्जर। ऑब्वियसली बात है, देखो आप लंग्स फुला करके देखो तो डायफ्राम नीचे जाएगा, है ना, कॉमन सेंस है। फिर एयर देन फ्लोज आउट ऑफ द लंग्स एंड मेक देम एक्सपैंड, ठीक है ना। एयर देन फ्लोज इनटू द लंग्स, लंग्स में एयर घुस रही है और एक्सपैंड होगा। इसी तरीके से ब्लड जो होगा कैपिलरीज में, वो पिकअप करेगा ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर इन द एल्वियोलाई। जो ऑक्सीजन है एयर की, वो एल्वियोलाई में पिकअप होती है। देन ब्लड देन ब्रिंग्स द ऑक्सीजन थ्रू द कार्डियोवास्कुलर सिस्टम टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। फिर बाद में वो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम से पूरे पार्ट में जाती है। तो ये पूरी प्रोसेस है ना, इसको आप याद रखिएगा। न्यू बॉर्न जो बेबीज होते हैं वो 44 टाइम्स एक मिनट में ब्रीथ कर सकते हैं। एडल्ट्स ब्रीथ करते हैं 16 टाइम्स पर मिनट। हिकअप्स आर बेसिकली एक तरीके के रिस्पायरेटरी प्रॉब्लम्स है, हार्मलेस प्रॉब्लम्स है, लेकिन प्रॉब्लम तो है ना। जब डायफ्राम मूव करेगा, व्हेन द डायफ्राम मूव्स इन फास्ट, तो जर्की वेज में आपको दिखते हैं, तो हिकअप्स होते हैं। ब्रोंकाइटिस जो है वो स्वेलिंग ऑफ ब्रोंकाई है। निमोनिया जो है इट इज़ ऑल्सो नेक्स्ट इन्फेक्शन ऑफ लंग, एंड ट्यूबरकुलोसिस, एम्फीसीमा एंड लंग कैंसर आर द सीरियस डिसीजेस। एम्फीसीमा भी एक डिसीज़ है ना, ब्रोंकाइटिस भी है, ट्यूबरकुलोसिस भी है, ये आप याद रखिएगा। ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट। अब हम बात करते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम की या फिर ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन की। तो जब ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन की बात होती है तो ऑब्वियस सी बात है, आपसे होता है हीमोग्लोबिन एक रेड कलर का आयरन कंटेनिंग पिगमेंट होता है, जो कि आरबीसीज में रेड ब्लड सेल्स में प्रेजेंट रहता है। तो ऑक्सीजन जो होती है वो बाइंड कर लेता है हीमोग्लोबिन के साथ एक रिवर्सिबल मैनर में, और ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। अच्छा, इसीलिए जब कार्बन मोनोऑक्साइड बॉडी में आती है तो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनता है, जो कि आपकी बॉडी के लिए हार्मफुल भी रहता है। हीमोग्लोबिन का जो मॉलिक्यूल है, इट कैन कैरी अ मैक्सिमम ऑफ 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन। O2 के 4 मॉलिक्यूल एक हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल जो है वो लेके ट्रेवल कर सकता है, ठीक है ना। और आगे देखते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड का अगर हम ट्रांसपोर्ट देखें, इट इज ऑल्सो कैरिड बाय हीमोग्लोबिन एज कार्बामिनो हीमोग्लोबिन, ठीक है। तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को लेकर के, और कार्बामिनो हीमोग्लोबिन आपका CO2 को लेकर के, है ना। एंड यहाँ पे जो किस तरीके से बाइंड हो रहा है, वो पार्शियल प्रेशर पे डिपेंड करता है, कि एक ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर, एक आपका कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर, ठीक है ना। एंड ये सारी चीज़ें आप याद रखेगा। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। आगे मूव करते हैं, देखते हैं डिसऑर्डर्स जो रिस्पिरेटरी के थे। लास्ट डिसऑर्डर में अस्थमा हो गया, एम्फीसीमा मैंने आपको बता दिया। एम्फीसीमा क्रॉनिक डिसऑर्डर है जिसमें एल्वियोलर वॉल्स आर डैमेज्ड ड्यू टू विच रिस्पिरेटरी सरफेस इज डिक्रीज्ड, है ना। अस्थमा इज डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग एंड इसमें वीजिंग होती है ना। और इसके अलावा ऑक्यूपेशनल रिस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स भी होते हैं। ऑक्यूपेशनल रिस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स में जैसे कि जो स्टोन ब्रेकिंग में, ग्राइंडिंग में काम कर रहे होते हैं, इनको होता है। इसके अलावा फाइब्रोसिस, यानी कि जो फाइब्रस टिश्यूज है उनका प्रोलिफरेशन होता है। फाइब्रोसिस एक डिसीज़ है, रेस्पिरेटरी ही डिसीज़ है ना। तो आप इसको याद रखिएगा। CPD पल्मोनरी डिसऑर्डर्स होते हैं बहुत सारे।
याद रखिएगा। अब ब्लड फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन की बात करें, बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन की यादें, सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करें, तो यहाँ पे जो बॉडी फ्लूइड मेन है जो कि सर्कुलेशन में मदद करते हैं, तो एक आपका ब्लड हो गया, द सब मोस्ट इंपॉर्टेंट वन। एक दूसरा लिम्फ हो गया, है ना, विच ऑल्सो हेल्प इन ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस। तो यहाँ पे हम ब्लड और लिम्फ के बारे में पढ़ेंगे। ब्लड की बात करें तो एक स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू है। ब्लड इज एक्चुअली ए कनेक्टिव टिश्यू। ब्लड क्या है? एक स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू है। एंड इसमें प्लाज्मा होता है एंड फॉर्म्ड एलिमेंट्स होते हैं। प्लाज्मा की अगर हम बात करें तो स्ट्रॉ कलर्ड विस्कस फ्लूइड है विच कॉन्स्टिट्यूट्स नियरली 55% ऑफ द ब्लड। प्लाज्मा जो है वो स्ट्रॉ कलर्ड विस्कस फ्लूइड होता है जिसमें 55% ऑफ द ब्लड होता है। 90 to 92% ऑफ प्लाज्मा इज एक्चुअली वाटर। प्लाज्मा का 90 से 92% खुद वाटर होता है एंड प्रोटीन 6 से 8% रहता है। मेजर कौन कौन से प्रोटीन होते हैं प्लाज्मा में? तो फाइब्रिनोजन, ग्लोब्यूलिन और एल्ब्यूमिन, दीज आर द मेजर प्रोटीन्स इन प्लाज्मा। फाइब्रिनोजन की जरूरत कब पड़ती है? दे आर नीडेड फॉर क्लॉटिंग एंड कोएगुलेशन ऑफ ब्लड। ग्लोब्यूलिन्स प्राइमरीली इन्वॉल्व होते हैं डिफेंस मैकेनिज्म में एंड एल्ब्यूमिन्स बेसिकली हेल्प करते हैं ऑस्मोटिक बैलेंस में। तो ये तो रही कहानी प्रोटीन्स की इन द प्लाज्मा। प्लाज्मा में कुछ मिनरल्स भी होते हैं, Na+, Ca++, Mg++, HCO3-, Cl-, ग्लूकोज, अमीनो एसिड, लिपिड्स एक्सेट्रा, है ना। एंड इसके अलावा फैक्टर्स फॉर कोएगुलेशन और क्लॉटिंग आर ऑल्सो प्रेजेंट इन द प्लाज्मा, हमने बात कर ही ली, है ना। आपका फाइब्रिनोजेंस हो गया। फॉर्म्ड एलिमेंट्स कौन कौन से होते हैं? तो फॉर्म्ड एलिमेंट्स में आपके आते हैं एरिथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट एंड प्लेटलेट्स। इन तीनों को मिला करके कहा जाता है फॉर्म्ड एलिमेंट। क्या क्या? एरिथ्रोसाइट्स, ल्यूकोसाइट्स एंड प्लेटलेट्स। आरबीसीज जो है बेसिकली दे आर फॉर्म्ड इन द रेड बोन मैरो इन द अडल्ट्स and RBCs are devoid of nucleus in most of the mammals and are biconcave in shape. Biconcave होते हैं, devoid of nucleus मतलब न्यूक्लियस नहीं होता है। रेड कलर्ड रहते हैं, आयरन कंटेनिंग कॉम्प्लेक्स जिसमें हीमोग्लोबिन हम जिसको कहते हैं वो होता है इसमें, ठीक है ना। एंड दी प्ले अ वेरी सिग्निफिकेंट रोल इन ट्रांसपोर्ट ऑफ द रेस्पिरेटरी गैसेस। एवरेज लाइफ स्पैन जो है आरबीसीज का 120 डेज का है। उसके बाद वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं स्प्लीन में। स्प्लीन इज नोन एज द ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसीज। स्प्लीन को क्या बोलते हैं? ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसीज कहा जाता है, ठीक है ना। ल्यूकोसाइट जो हो गए, जो वाइट ब्लड सेल्स भी कहलाते हैं, दे आर कलरलेस। कलरलेस क्यों होते हैं? क्योंकि इसमें हीमोग्लोबिन नहीं होता है। ये न्यूक्लिएटेड होते हैं, मतलब इसमें न्यूक्लियस रहता है। नंबर्स इनके कम होते हैं, 6000 से 8000 पर क्यूब रहता है, क्यूब रहता है ऑफ ब्लड में। एंड ल्यूकोसाइट्स जनरली शॉर्ट लिव्ड होते हैं। टू मेन कैटेगरीज हैं इनके ल्यूकोसाइट्स के, एक है ग्रैन्युलोसाइट्स और एक है एग्रान्युलोसाइट्स, ठीक है ना। इसके अलावा ग्रैन्युलोसाइट्स जो हैं वो 3 तरीके के हैं, न्यूट्रोफिल, इयोसिनोफिल एंड बैसोफिल, ये ग्रैन्युलोसाइट हैं। एंड लिम्फोसाइट एंड मोनोसाइट ये एग्रान्युलोसाइट्स हैं, ठीक है ना। तो ये एक इंपॉर्टेंट कहानी है जो मैंने आपको बतानी थी। न्यूट्रोफिल सब क्या होते हैं? दे आर बेसिकली मोनोसाइट्स। दे आर फैगोसाइटिक सेल्स। फैगोसाइटिस मतलब कि दे डिस्ट्रॉय फॉरेन ऑर्गेनिजम्स एंटरिंग द बॉडी। बैसोफिल्स सिक्रीट करते हैं हिस्टामिन और सेरोटोनिन और हेपेरिन, ये तीनों। इसके अलावा इनके इन्फ्लेमेटरी रिएक्शंस रहते हैं। इयोसिनोफिल्स आर बेसिकली रेसिस्टिंग इन्फेक्शंस। लिम्फोसाइट अगर हम बात करें तो देयर आर 2 टाइप्स, बी लिम्फोसाइट्स एंड टी लिम्फोसाइट्स। बी एंड टी बेसिकली इम्यून सिस्टम के लिए, ये लिम्फोसाइट है। बी सेल्स, टी सेल जो हम बोलते हैं ना, बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट, ये आपके इम्यून सिस्टम के लिए है एंड दे आर बेसिकली लिम्फोसाइट्स, है ना। इसके अलावा प्लेटलेट्स को हम थ्रोम्बोसाइट्स बोलते हैं। दे आर सेल फ्रैगमेंट्स प्रोड्यूस्ड फ्रॉम मेगा कैरियोसाइट्स, है ना। स्पेशल सेल्स इन द बोन मैरो, स्पेशल सेल्स ऑफ द बोन मैरो आर कॉल्ड मेगा कैरियोसाइट्स एंड द प्लेटलेट्स आर कॉल्ड थ्रोम्बोसाइट्स। ब्लड वेसल्स में प्लेटलेट्स काफ़ी 3.5 लाख के आसपास प्लेट सेल्स होती हैं, है ना, यहाँ पे याद रखिएगा। अगर आप प्लेटलेट्स रिड्यूस हो जाएंगे तो इट कैन लीड टू क्लॉटिंग डिसऑर्डर्स विच कैन लीड टू एक्सेसिव लॉस ऑफ ब्लड फ्रॉम द बॉडी, है ना। एक्सेसिव लॉस ऑफ ब्लड फ्रॉम द बॉडी में हैपन फ्रॉम दैट। अब हम बात कर लेते हैं ब्लड टाइप की। ब्लड टाइप क्या होता है? ब्लड टाइप या ब्लड ग्रुप जो एक मेडिकल टर्म है विच डिस्क्राइब्स द टाइप ऑफ ब्लड अ पर्सन हैज़। क्लासिफिकेशन का बेस्ड होता है कि किस तरीके का एंटीजन वो प्रोड्यूस कर रहा है। बेसिकली द ब्लड टाइप डिपेंड्स अपॉन द एंटीजन दैट इज बीइंग प्रोड्यूस्ड, ठीक है ना। तो ब्लड टाइप प्रिडिक्ट करता है वेदर अ सीरियस रिएक्शन विल हैपन इन द ब्लड ट्रांसफ्यूजन और नॉट। ये सारी चीज़ें देखने के लिए बहुत ज़रूरी होता है कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो सकता है कि नहीं हो सकता। अलग अलग नंबर ऑफ ब्लड टाइप्स होते हैं। एबीओ ब्लड ग्रुप होता है और रीसस ब्लड ग्रुप सिस्टम होता है। एंड एबीओ ब्लड ग्रुप, रीसस ब्लड सिस्टम, जिसमें हम बात करेंगे।
सबसे पहले ब्लड जब हम सोचते हैं तो हमारे दिमाग में कलर आता है, रेड होगा, हॉस्पिटल होगा, हॉरर मूवी आती है, तो ब्लड का जितना भी सोचो तो बेसिकली देयर आर 8 डिफरेंट टाइप्स, अलग अलग 8 तरीके के हम ब्लड ग्रुप हो सकते हैं। फर्स्ट है ABO, ABO में पॉजिटिव निगेटिव साइंस। तो 8 ब्लड ग्रुप्स क्या है? O पॉजिटिव O माइनस, A पॉजिटिव A माइनस, B पॉजिटिव B माइनस, AB पॉजिटिव AB माइनस, ये अब अलग अलग आ गए। तो कैसे आप डिटरमाइन करोगे कि क्या ब्लड टाइप है? तो स्पेशल ट्रेट्स होते हैं रेड ब्लड सेल्स के दैट डिटरमाइन योर ब्लड टाइप। दीज ट्रेट्स आर कॉल्ड एंटीजेंस। एंटीजन 2 तरीके के एंटीजन होते हैं आपके ब्लड में जो हो सकते हैं, A एंटीजन एंड B एंटीजन, ठीक है ना। अगर आपकी ब्लड में केवल A एंटीजन मिल रहा है तो आपका टाइप A ब्लड है ना। अगर आपके ब्लड में केवल B एंटीजन मिल रहा है तो केवल B टाइप का ब्लड है। अगर आपके में A और B दोनों ब्लड टाइप एंटीजन मिल रहा है तो आपका AB टाइप का ब्लड है। और अगर आपके में कोई नहीं मिल रहा है, ना A मिल रहा है ना B मिल रहा है, तो आपका O टाइप का ब्लड है, ठीक है ना। टाइप्स इंपॉर्टेंट क्यों होते हैं? ट्रांसफ्यूजन के लिए, है ना। ये अलग अलग चीज़ें हैं। अब इसमें देखो लिखा है कौन किसको ब्लड दे सकता है। O दे सकता है, देखो A और B दोनों को दे सकता है। A केवल AB को दे सकता है या A को दे सकता है खुद को, और B जो है वो B को दे सकता है और या AB को दे सकता है, ठीक है ना। तो ये अलग अलग टाइप के हैं विच इज़ देयर, इसको आप याद रखिएगा। एंटीजन और एंटीबॉडी में क्या डिफरेंस होता है? तो एंटीजन एंड एंटीबॉडीज आर इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ द इम्यून सिस्टम। Antigen is a substance that can stimulate an immune response in the body, typically by triggering the production of antibodies. तो antigens basically जो होते हैं, antigens can include foreign substances like bacteria, viruses and other pathogens, as well as non-infection substances like pollen, food, protein and even normal blood body. तो जो outside bacteria, virus निकलता है आता है वो antigen होता है, और उसके response में जो आपका immune system निकालता है, produce करता है, वो होता है antibodies। इनको immunoglobulins बोलते हैं। They are the basically proteins produced by the immune system. Antibodies are proteins produced by the immune system and highly specific to the antigen. जो antigen है उसी के हिसाब से वो निकलते हैं, तो आप ये याद रखिएगा। So that is it for this class. We will meet again in the next science and technology class. Thank you and have a nice day.